नमस्ते सेठी सर। नमस्ते मनोज जी, स्वागत है आपका इंडियन बिजनेस टीवी पर। नमस्कार नमस्ते। प्रिया जी। नमस्कार मनोज जी। नमस्कार सर। तो डॉलर को नमस्कार कर रहे हैं हम। जी जी, डॉलर न्यूज में है तो सर पहले हम सुन लेते हैं अपने कॉर्पोरेट न्यूज और फिर बात करते हैं मार्केट के बारे में और डॉलर के बारे में चर्चा करते हैं। जी। जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी को एनटीपीसी से 300 मेगावाट पवन सौर हाइब्रिड बिजली परियोजना के लिए लेटर ऑफ अवार्ड मिला। टीवीएस मोटर ने स्कूटर बाजार में अपनी हिस्सेदारी फिर से हासिल करने के लिए बिल्कुल नया जुपिटर 110 लॉन्च किया। दोपहिया वाहन को अगली पीढ़ी के स्कूटर प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। बंधन बैंक ने महिलाओं के लिए विशेष रूप से नया बचत उत्पाद अवनी पेश किया है, जिसका उद्देश्य चालू और बचत खाता जमा को बढ़ाना है। विप्रो लिमिटेड ने घोषणा की है कि जॉन लुइस पार्टनरशिप जेएलपी ने फर्म के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने और आधुनिक बनाने के लिए इसे चुना है। जैन इरिगेशन सिस्टम्स ने कॉफी किस्मों के लिए टिश्यू कल्चर प्रोटोकॉल विकसित किया है और उत्पादकों को उन्नत उच्च गुणवत्ता वाले रोग प्रतिरोधी कॉफी पौधों के वाणिज्यिक विमोचन के लिए भारतीय कॉफी बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जोमैटो ने अपनी इंटरसिटी लीजेंड सेवा को तत्काल बंद करने की घोषणा की है, जो भारत भर के 10 शहरों से देश के अन्य हिस्सों में प्रतिष्ठित व्यंजन पेश करती थी। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से 52.66 करोड़ का कार्य ऑर्डर मिला है। अल्केम लैबोरेटरीज की सहायक कंपनी ने भारत में बड़े संयुक्त प्रत्यारोपण के निर्माण और विपणन के लिए यूएस आधारित एक्सेप्टेक इंक के साथ समझौता किया है। भारत फोर्ज अपनी सहायक कंपनी कल्याणी पावर ट्रेन में 10,54,50,000 इक्विटी शेयरों की सदस्यता लेकर ₹105.45 करोड़ का निवेश कर सकती है। चीन ने उद्योग संकट में होने के कारण नए इस्पात संयंत्रों पर रोक लगा दी है। तो सर ये रहे आज के कॉर्पोरेट न्यूज। मनोज जी, आज मार्केट के बारे में बताइए। स्टेडी नजर आ रहा है, ग्रीन में है अभी क्लोजिंग जो है वो स्टेडी नजर आ रहा है। तो क्या खबर है बाजार से? नमस्कार प्रिया जी। नमस्कार सेठी साहब। बिल्कुल। सबसे पहले आपका यहाँ पे धन्यवाद शो में बुलाने के लिए। जहाँ तक शेयर मार्केट का सवाल है, हम देख रहे हैं कि आज बहुत ही सीमित दायरे में मार्केट जो है वो कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। जी। इसके पीछे मुख्य वजह ये है कि आज शाम को 7:30 बजे यूएस में जो फेड चेयरमैन की स्पीच जी। होना है जैक्सन होल में, तो हम्म। मार्केट उसकी यहाँ पे वेट करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि यहाँ पे इस सप्ताह जो यूएस फेड ने जो अपनी जुलाई मंथ की पॉलिसी मीटिंग के जो मिनट्स जारी किए थे, हम्म। वहाँ ज्यादातर जो फेड के गवर्नर्स है वो यह सहमति जताते हुए नजर आए कि यहाँ पे जो सितंबर की पॉलिसी मीटिंग है वहां से ब्याज दरों में कटौती की शुरुआत यूएस फेड की तरफ से हो सकती है। तो अब यहाँ पे पूरी दुनिया भर की जो नज़र है वो यूएस फेड चेयरमैन की स्पीच पर है, और आज होने वाली जो उनकी स्पीच है वो यहाँ पे ना सिर्फ यूएस की इकोनॉमी और इंटरेस्ट रेट को लेकर के, बल्कि ओवरऑल जो घटनाक्रम है वहाँ पे यूएस यूएस इकोनॉमी में रिसेशन और जो सारी जो चिंताएं यहाँ पे मार्केट में है, उनके ऊपर काफी कुछ क्लैरिटी जो है वहां से आती हुई नजर आएगी। और हम्म। हमारा मानना है कि उसके बाद एक डायरेक्शन जो है ओवरऑल ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स को मिलते हुए नजर आएंगे। प्रिया जी। जी। और मनोज जी, आपको क्या लगता है कि क्या आज खास डिस्कशन हो सकता है या क्या उनकी स्पीच में कोई आर वी एक्सपेक्टिंग एनीथिंग बिग? एक्चुअली यहाँ पे जो फेड सेंटिमेंट मीटर है उसमें मार्केट के जो जानकार है उनका मानना है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट सितंबर में आ सकता है। लेकिन हम हम्म। देख रहे हैं कि यूएस में जो लगातार मैन्युफैक्चरिंग के डेटा जो है वो कमजोर आते हुए नजर आए हैं। साथ ही यूएस के जॉब मार्केट को लेकर के भी प्रॉब्लम है, हम्म। क्योंकि इस सप्ताह जो यूएस के लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से जो आंकड़े निकल कर आए थे वहां पे यूएस के जो जॉब डेटा है उसमें डाउनवर्ड रिवीजन जो है वो देखने को मिला था। तो हम्म। कहीं ना कहीं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और जॉब मार्केट को लेकर के यूएस फेड चेयरमैन की जो है थोड़ी चिंता रहेगी। और हम्म। उसको देखते हुए यहाँ पे
अगर 25 बेसिस पॉइंट से ज्यादा का कोई अनाउंसमेंट आता है या इस वर्ष के आखिर तक मार्केट 75 बेसिस पॉइंट रेट कट की उम्मीद कर रहा है, उसकी जगह अगर 1% से 1.25% तक अगर रेट कट की संभावनाएं बनती है यूएस फेड चेयरमैन की तरफ से, तो यहाँ पे मार्केट जो है उनके निर्णय को फिर एक बार चेयर करता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे फेड चेयरमैन की स्पीच में मेन जो मुद्दे वाली बात है वो यही है कि यूएस की इकोनॉमी और आगे मॉनेटरी पॉलिसी ईजिंग को लेकर के वो क्या संकेत देते हैं, वो अहम रहेंगे। जी। मनोज जी, हम आपसे आज खास डॉलर के बारे में, यूएस डॉलर के बारे में बात करना चाह रहे थे। काफी मिक्स परफॉर्मेंस रहा है अगर पिछले 6 महीने को देखें तो ग्लोबली जो बाकी सारी करेंसीज हैं उनके आगे मिक्स परफॉर्मेंस रहा है यूएस डॉलर का। अगर हम यूरो से कंपेयर करें तो डॉलर थोड़ा स्ट्रांग रहा है क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं यूएस में, और यूरोप में भी हमने इकोनॉमिक अनसर्टनिटीज देखी है। चाइनीज युआन को देखें तो वो भी थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी स्लो है और थोड़े ट्रेड टेंशन्स भी हैं। जापानीज येन जो है वो डॉलर के आगे वीक होता हुआ नजर आ रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसीज में कुछ बदलाव है और यूएस फेडरल और बैंक ऑफ जापान के बीच में जो चर्चाएं हुई है। इंडियन रूपी जो है वो भी थोड़ा सा डॉलर के आगे, डॉलर जो है वो रुपये के आगे थोड़ा अप्रिशिएट हुआ है, जिसका असर इंडिया, असर जो ये है कि इंडिया में ट्रेड डेफिसिट हम देख सकते हैं और इन्फ्लेशनरी प्रेशर देख सकते हैं। तो इसको लेकर आपका क्या फोरकास्ट है इंडियन रूपी को लेकर? आज जहां तक इंडियन रूपी की बात है तो हम देख रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले यहाँ पे रूपी जो है वो इस महीने जो है अपने रिकॉर्ड लोस पर पहुंचता हुआ नजर आया था। हालांकि वहां से निचले स्तरों से हमने कुछ रिकवरी जो है रूपी में जरूर आते हुए देखी है। उसके पीछे मुख्य वजह यह है कि जो डॉलर इंडेक्स में कमजोरी आई है, यूरो और ब्रिटिश पाउंड में जो बढ़त देखने को मिली डॉलर के सामने, उसके चलते यहाँ पे एशियन करेंसीज में भी थोड़ा सुधार जो है वो आता हुआ नजर आया। साथ ही जो जेपनीज येन है वो डॉलर के सामने थोड़ी जो है स्ट्रेंथ निचले स्तरों से दिखाता हुआ नजर आया था। तो उसके चलते भी यहाँ पे एशियन करेंसीज में सपोर्ट था। लेकिन जहां तक रुपी की परफॉर्मेंस का सवाल है तो अभी भी हम देख रहे हैं कि रुपी जो है यहाँ लाइफ टाइम लोस के काफी करीब जो है कारोबार कर रहा है। तो रुपी की जो परफॉर्मेंस है डॉलर के मुकाबले वो इस वर्ष अभी तक कमजोर ही रही है, प्रिया जी। जी। और अगर हम आने वाले 3 से 6 महीने देखें तो यूएस फेडरल रिजर्व जो है वो शायद इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा सकते हैं। तो इसके बारे में आपके क्या कमेंट्स है कि इसका असर क्या होगा ओवरऑल करेंसीज पर? आज जहां तक यूएस फेड का सवाल है तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावनाएं नहीं है। और यहाँ हम पिछले 2-3 पॉलिसी मीटिंग से लगातार पॉज जो है वो देख रहे हैं यूएस फेड की तरफ से। और अब संभावना ये बन रही है कि सितंबर से वहां पे जो रेट कट की शुरुआत हो सकती है। और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि शार्प डिक्लाइन जो है वो डॉलर इंडेक्स में आता हुआ नजर आया है, क्योंकि डॉलर में जो है कमजोरी देखने को मिली है दूसरी जो पीयर करेंसीज है उनके सामने। तो डॉलर इंडेक्स अभी यहाँ पे 8 महीने के निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर हम दो मुख्य करेंसी डॉलर के सामने बात करें तो जो पाउंड स्टर्लिंग है वो लगभग 13 महीने की ऊंचाई पर है। और जो यूरोपियन जो यूरो है वो वहां पे लगभग 8 महीने की ऊंचाई पे डॉलर के सामने ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ फेड रेट कट की संभावनाओं के चलते डॉलर में कमजोरी अब जो है आती हुई नजर आ रही है। और यूरो और पाउंड स्टर्लिंग की स्ट्रेंथ के चलते जो डॉलर इंडेक्स के जो करेक्शन है वो थोड़े डीपेन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो डॉलर की परफॉर्मेंस यहाँ थोड़ी कमजोर पड़ती हुई नजर आई है। दूसरी डॉलर में वीकनेस की एक और जो मुख्य वजह है कि जो दुनिया भर की जो सेंट्रल बैंक्स है वो डॉलर में अपने रिजर्व्स को जो है लगातार कम कर रही है, क्योंकि जो डॉलर का डोमिनेंस है वो 2002 की अगर हम बात करें तो लगभग 72% था। जो फॉरेक्स ट्रेजरीज जो है ग्लोबल सेंट्रल बैंक की हुआ करती थी वो 72% से घटकर अभी वर्ष 2024 में 58% तक आती हुई नजर आई है। तो जो डॉलर की जो रिजर्व्स है वो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स ने 72% से घटा के 58% की है। और जिस तरह से डी डॉलराइजेशन की बात चल रही है तो ये आने वाले वर्षों में और भी जो है कम हो सकती है। तो डॉलर पे यहाँ प्रेशर जो है आगे भी बरकरार रहेगा, हमारा ऐसा मानना है। जी। सेठी सर, आपके सवाल? हाँ, हमने अच्छा बताया मनोज जी। अब ये डॉलर पे सबसे ज़्यादा
वीकनेस में तो चीन का योगदान रहा होगा कि उनके संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं रहे पिछले कुछ वर्षों से, तो उसका क्या बिल्कुल, यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा? चाइना ने जो है यूएस ने जो चाइना के ऊपर जो ट्रेड जो सैंक्शंस लगाए थे, उसके चलते हमने देखा है कि जो चाइनीज जो सेंट्रल बैंक है वो अपनी ट्रेजरी में डॉलर को लगातार जो है बिकवाली कर रहे हैं, तो उसके चलते भी डॉलर में प्रेशर देखने को मिला है। लेकिन साथ ही हम देखें कि जो ब्रिटिश जो इकोनॉमिक आंकड़े हैं वो पिछले 2-3 महीने से लगातार बेहतर आ रहे हैं। वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट में भी गिरावट देखने को मिल रही है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में सुधार है, और नई गवर्नमेंट बनने के बाद वहाँ पे इकोनॉमी भी थोड़ी स्थिर होती हुई नजर आ रही है, तो उसके चलते भी प्रेशर है। दूसरा, यूरोप में भी जो आर्थिक अगर हम देखें परिदृश्य, तो वो थोड़ा ग्रेजुअली बदलता हुआ नजर आ रहा है। स्पेशली हम जो जर्मन जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है यूरोप की, वहां पे हम इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में लगातार सुधार देख रहे हैं, तो उसके चलते यूरो में स्ट्रेंथ आ रही है। तो यूरो और पाउंड की स्ट्रेंथ भी यहाँ पे जो डॉलर को है नीचे की तरफ धकेल रही है। तो ओवरऑल यहाँ पे काफी सारे फैक्टर्स है जो डॉलर की कमजोरी की जो है कारण बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसमें जियोपॉलिटिकल इवेंट्स का कितना इफेक्ट है डॉलर पे? आज जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के चलते डॉलर में थोड़ा सपोर्ट है, उससे वीकनेस नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पहले रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है वो लगभग पिछले 3 वर्षों से जारी है, और जिस तरह से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़े थे, तो हमने एक सेफ हेवन बाइंग डॉलर में आते हुए जरूर देखी थी। लेकिन यहाँ पे जब से इसराइल और हमास के बीच में फिर एक बार सीज फायर की चर्चाएं जोरों पर है, क्योंकि जो यूएस के जो सेक्रेटरी हैं एंटनी ब्लिंकन, वो इस सप्ताह वहां पे मिडिल ईस्ट की यात्रा पर हैं, तो उसके बाद फिर एक बार ये संभावना बनती हुई नजर आ रही है कि जो इसराइल और हमास के बीच में सीज फायर हो सकता है, तो उसके चलते यहाँ पे फिर एक बार जो डॉलर की सेफ हेवन बाइंग है वो कमजोर पड़ती हुई नजर आई है। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन से डॉलर में कुछ सपोर्ट था, लेकिन वो धीरे धीरे अब ईज होता हुआ नजर आ रहा है। अब डॉलर की स्थिति बहुत मैजिकल सी हो गई है, ये स्ट्रांग होगा ये वीक होगा, तो ये पेंडुलम की तरह घूम रहा है। तो नहीं, आपके क्या अभी ओपिनियन यहाँ है? पे जो सेंटिमेंट है डॉलर के वो वीकनेस की तरफ ही इशारा कर रहे हैं, और जिस तरह से संभावनाएं है कि यहाँ पे यूएस फेड की तरफ से आने वाले समय में ब्याज दरों में कटौती देखने को मिलेगी, तो उसके चलते भी डॉलर पे प्रेशर रहेगा। और हम यहाँ लगातार देख रहे हैं कि जो यूएस के जो बॉन्ड यील्ड्स है वो हल्के होते हुए नजर आ रहे हैं। हमने 4.5% के ऊपर बॉन्ड यील्ड को निकलते हुए देखा था, जो अभी 3.9% के नीचे आ गए हैं। तो बॉन्ड यील्ड में लगातार जो है गिरावट ये इशारा कर रही है कि आने वाले समय में डॉलर में कमजोरी जो है वो और बढ़ सकती है। अब यहाँ पे जो पूरा दारोमदार है वो फेड चेयरमैन के स्पीच पे है, और अगर वहां से लार्जर रेट कट का अगर इशारा होता है, तो डॉलर में आगे और भी कमजोरी जो है देखने को मिलेगी। अभी हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स जो है वो 101.2 जीरो के आसपास कारोबार कर रहा है। अगर यहाँ पे लार्जर रेट कट की अगर अनाउंसमेंट होती है, तो हम यहाँ पे डॉलर इंडेक्स को 98.80 तक भी आने वाले समय में आते हुए देखेंगे, सेठी साहब। मनोज जी, ये जो ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं कर रहे हैं, तो उससे भारत पर कितना प्रभाव पड़ेगा? भारत में कितना पैसा आएगा, कुछ अंदाजा है? अगर यूएस फेड की तरफ से ब्याज दरों में कटौती होती है, तो ओवरऑल यहाँ पे जो ग्लोबल करेंसीज है उनमें एक सपोर्ट जो है वो आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अगर डॉलर में कमजोरी आती है तो दूसरे जितने भी जो करेंसीज है उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है, तो रुपी की परफॉर्मेंस भी यहाँ सुधर सकती है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि रुपी जो है 84 के ऊपर जो है टिक नहीं पा रहा है, और हम देख रहे हैं कि 84 से बार बार जो है रुपी में रिकवरी जो है डॉलर के सामने आती हुई नजर आ रही है। तो हमारा मानना है कि अगर यहाँ पे लार्जर रेट कट की अगर अनाउंसमेंट आती है, तो फिर निश्चित रूप से रुपी में थोड़ा सुधार जो है वो आता हुआ नजर आएगा। और ये अमेरिका काफी टाइम से फेड वाले पोस्टपोन कर रहे हैं डिसीजन लेने को, तो आपको क्या लगता है इस बार भी पोस्टपोन होगा या डिसीजन होगा? नहीं, इस बार काफी ब्राइट चांसेस है कि यहाँ पे सितंबर में रेट कट होगा, और जिस तरह से जो दुनिया भर के जानकार है और जो फेड सेंटिमेंट मीटर है वो भी 100% संभावना बता रहा है कि सितंबर में 25 बेसिस पॉइंट जो है रेट कट आएगा। तो यहाँ पे इस बार निर्णय की काफी संभावना है, और अभी जो मीटिंग मिनट्स जारी हुए हैं उसमें भी जो फेड के गवर्नर से तो मेजोरिटी ऑफ द गवर्नर जो है वो 25 बेसिस पॉइंट के रेट के लिए एग्री करते हुए नजर आए हैं। तो हमारा मानना है कि सितंबर में निश्चित रूप से एक रेट कट यहाँ पे आता हुआ नजर आएगा। मनोज जी, अगर ये कम नहीं करते तो क्या रिसेशन श्योर है
ऐसा बोल रहे हैं कुछ। बिल्कुल ऑन द वर्ज ऑफ रिसेशन ही है यूएस इकोनॉमी, और इसीलिए अब यहाँ पे संभावना बन रही है कि वो रेट कट करेंगे, क्योंकि नवंबर में यूएस के इलेक्शन भी है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो उसको देखते हुए भी यहाँ पे यूएस फेड को ब्याज दरों में कटौती का जो निर्णय है वो अगली पॉलिसी मीटिंग में निश्चित रूप से करना पड़ेगा। मनोज जी, इलेक्शन से पहले कोई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं क्या? नहीं, बड़ी घोषणाएं नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो फेड लगातार कहता आया है कि हमारा जो लक्ष्य है वो इन्फ्लेशन को 2% लाने का है। अभी जो इन्फ्लेशन है यूएस का वो ईयरली बेसिस पर 2.9% तक आता हुआ नजर आया है। तो हम देख रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो यूएस फेड के टारगेट रेट की तरफ ग्रेजुअली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो उसको देखते हुए कोई बड़ी घोषणाएं अभी यहाँ देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन ग्रेजुअल जो है रेट कट का जो है सिग्नल वहां से आता हुआ नजर आएगा, पर रेट कट होगा ये सर्टन। ये मनोज जी, मेरा इशारा इस तरफ ही था कि ये जो रेट कट बड़ी घोषणा में नहीं आता है क्या? नहीं, ये ड्यू है काफी समय से, तो ये सरप्राइज नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट उसको ऑलरेडी डिस्काउंट करके चल रहा है। तो निश्चित रूप से घोषणा बड़ी है, लेकिन मार्केट उसको ऑलरेडी डिस्काउंट करके चल रहा है, तो उसको सरप्राइज के रूप में देखने नहीं देखा जाएगा। सरप्राइज जब होगा जब मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है वो इस वर्ष के आखिर तक 75 बेसिस पॉइंट की है। अगर ये जो संभावना बढ़कर 100 बेसिस पॉइंट या 125 बेसिस पॉइंट होती है, तो फिर वो एक मार्केट के लिए सरप्राइज होगा, और फिर हम कह सकते हैं कि एक बड़ी घोषणा हो सकती है। अच्छा, तो ये यूएस और इंडिया की बॉन्ड यील्ड को कंपेयर किया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ की बॉन्ड यील्ड कम होने की वजह से यहाँ के बॉन्ड्स में पैसा आएगा कि स्टॉक मार्केट में आएगा? नहीं, अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कंजम्पशन बेस्ड है, और मैन्युफैक्चरिंग पे भी यहाँ लगातार फोकस जो बढ़ता हुआ नजर आया है, क्योंकि काफी सारी जो मैन्युफैक्चरिंग जो एक्टिविटीज है वो चाइना से इंडिया की तरफ शिफ्ट होती हुई नजर आई है। तो उसके चलते अभी यहाँ पे इक्विटी में पैसा ज्यादा आ रहा है। हालांकि बॉन्ड में भी पैसा आया है, क्योंकि जो इंडिया के जो बॉन्ड है वो ग्लोबल एमएससीआई इंडेक्स में शामिल हुए हैं। तो उसके चलते इंडिया में बॉन्ड में इनफ्लो जो है लगातार जारी है। लेकिन जिस तरह से आगे जो जीडीपी की ग्रोथ की संभावनाएं हैं और कंजम्पशन लगातार बरकरार है, मानसून भी इस वर्ष अभी तक बेहतर रहा है, तो ये सारी चीजों को देखते हुए अभी इक्विटी में जो इनफ्लो है वो बने रहेंगे। हालांकि इस वर्ष एफआईज ने यहाँ पे नेट आउटफ्लो किया है, क्योंकि जो वैल्यूएशन है इंडिया के वो थोड़े से उनको महंगे लग रहे हैं कंपेयर टू अदर जो पीयर जो हमारी एशियन कंट्रीज है, चाहे वो जापान हो या चाइना हो या हांगकांग हो। तो वहां पे थोड़ा पैसा जरूर शिफ्ट होता हुआ नजर आया था। लेकिन जिस तरह से हम बेहतर जो है मानसून देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पे कंजम्पशन की जो थीम है वो आगे भी प्ले करती रहेगी। तो हमारा मानना है कि देर सवेर एफआईज जो है फिर एक बार इंडियन इक्विटी की तरफ जो है लौटते हुए नजर आएंगे, सेठी साहब। अच्छा मनोज जी, एक दूसरी चीज़ देखने में आई है कि अमेरिका का भी इक्विटी मार्केट डाउ जोन्स वगैरह रिकॉर्ड लेवल पे ऊपर गया है, जापान का भी गया है, और जापान की करेंसी भी वीक हुई है सामने। तो इंडिया कैसे बेहतर कंपिटिटिव पोजीशन में है फंड्स को अट्रैक्ट इंडिया कर? अभी अगर ओवरऑल हम जो ग्लोबल जो है इक्विटी मार्केट की बात करें, तो इंडिया का अपर हैंड जो इसलिए है कि यहाँ पे जो कंजम्पशन की जो थीम है वो बरकरार है, और जिस तरह से यहाँ पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, क्योंकि लगभग 43 करोड़ जो है यंग पॉपुलेशन है, और वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं ग्रेजुअली। तो निश्चित रूप से आने वाले सालों में भी यहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम है उसमें लगातार जो है सुधार देखने को मिलेगा। तो उसी चीज को विजुअलाइज करते हुए यहाँ पे इंडियन इक्विटी मार्केट में जो पैसा है वो ज्यादा आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम कंपेयर करें जापान को, तो यहाँ पे जापान एक स्टेबल इकोनॉमी रही है। अभी कैरी ट्रेड की वजह से हमने येन में थोड़ी स्ट्रेंथ जो है डॉलर के सामने आते हुए देखी थी। लेकिन अगर वहां पे ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी होती है, तो जो येन का जो ट्रेड है वो भी ग्रेजुअली फिर दूसरी जो कंट्रीज है वहां पे शिफ्ट हो सकता है। तो उसको देखते हुए भारत की संभावनाएं बेहतर लगती है दूसरे जो बड़े इक्विटी मार्केट्स हैं उनके कंपेरिजन। और एक कारण ये भी समझ में आ रहा है कि भारत के शेयर बाजार जो 60,000 के पीक से चले हैं, तो सीधे 80-82 हज़ार तक आ गए हैं। तो ये लगातार तेजी रही, 22,000 पॉइंट की तेजी कोई कम तेजी नहीं है। तो इससे यहाँ क्या पे संकेत? हम देखें तो मार्केट की लगातार री रेटिंग हो रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो अर्निंग्स है कंपनियों की वो लगातार सुधरती हुई नजर आई है।
और यहाँ पे जो कैपेक्स है भारत सरकार का वो भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा काम हो रहा है, उसके चलते यहाँ पे ग्रोथ जो है वो अपवर्ड रिवीजन हम लगातार देख रहे हैं। और उसके चलते जो अर्निंग्स है, बड़े जो कंपनीज है, कारपोरेट्स हैं, उनके अर्निंग्स में भी लगातार सुधार हो रहा है। दूसरा जो टैक्स बेस है गवर्नमेंट का, वो भी लगातार जो है बढ़ता हुआ नजर आया है। हम देख रहे हैं कि जो जीएसटी के कलेक्शंस है वो रिकॉर्ड स्तर पर है, कारपोरेट टैक्स में बढ़ोतरी हो रही है। इवन अभी हम इस साल देख रहे हैं कि जो इंडिविजुअल इनकम टैक्स है उन्होंने कारपोरेट टैक्सेशन को भी बीट किया है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मार्केट जो है री रेटिंग जो हम कह सकते हैं कि वो मार्केट की होती हुई नजर आ रही है। और इसीलिए यहाँ पे इतनी बढ़त के बाद भी आगे भी जो है मार्केट में बढ़त की संभावनाएं बनी हुई है। मनोज जी, मुझे ऐसा लगता है कि भारत के बाद तुरंत का पत्ता मैन्युफैक्चरिंग है, जो बड़े जोर शोर से शुरुआत हुई है उसकी। तो आपका क्या हाँ विचार बिल्कुल, है इस अभी बारे में? मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर गवर्नमेंट का काफी जो है फोकस है। और हम देख रहे हैं कि काफी सारे सेक्टर में गवर्नमेंट जो है पीएलआई स्कीम्स भी जो है वो लेकर के आ रही है। बावजूद उसके अभी काफी लंबी दूरी तय करना है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट के लिए दो तीन चीजों की जो है बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। मैन पावर सस्ता चाहिए, पावर सस्ता चाहिए, और फाइनेंस आपको इजीली अवेलेबल होना चाहिए। तो वो अभी भी यहाँ पे कंसर्न्स है और उसको गवर्नमेंट लगातार एड्रेस करती हुई नजर आई है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस है। और ग्रेजुअली जो है हम देखेंगे कि जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज जो है वो भारत में लगातार जो है बढ़ती हुई नजर आएगी। अभी हालांकि हम देख रहे हैं कि जो सर्विस सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में लगातार बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग में भी अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। यह अभी लगता है भारत का जो उद्देश्य है और जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट है वो टेक्नोलॉजी में ज़्यादा करा रहे हैं। टेक्नोलॉजी में प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है और उसकी सेल्स अच्छी है। लगातार उसमें बढ़त आती रहती है, प्रोडक्ट के भाव बढ़ते रहते हैं, नई चीज़ें आती रहती हैं, तो उनको बेचने में इतनी दिक्कत नहीं होती। नहीं, तो उन सब टेक्नोलॉजी को देखते इनोवेशन हैं। तो आजकल नीड ऑफ द आवर है। अगर हम देखें तो जिस तरह से यहाँ पे टेक्नोलॉजी के जो एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, तो हर क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि वहाँ पे जो है टेक्नोलॉजी का रोल जो है काफी बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि टेक्नो एडवांसमेंट के ऊपर काफी सारा जो है काम हो रहा है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या और भी जो नई चीजें हो, रोबोटिक्स हो। तो वहाँ पे लगातार नया काम हो रहा है और उसका हर क्षेत्र में जो है उपयोग लिया जा रहा है प्रोडक्टिविटी और गुणवत्ता को सुधारने के लिए। तो टेक्नोलॉजी का रोल जो है बड़ा है और ये आगे भी जो है और निश्चित रूप से बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो टेक्नोलॉजी बिल्कुल एक की रोल जो है वो प्ले करेगी। और इंडियन जो टेक्नोक्रेट्स है, क्योंकि नॉलेज हब है भारत, तो वो एक बड़ा रोल जो है बिल्कुल इसमें प्ले करेंगे। तो टेक्नोलॉजी का महत्व अभी भी है और आगे भी जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो यह मनोज जी, टेक्नोलॉजी के लिए हमें उनको डॉलर में पैसा देना पड़ेगा, तो सामने डॉलर में आएगा भी, क्योंकि पूरा माल तैयार हो गया डॉलर में बिकेगा। मारुति सुजुकी ने पहली बार इंडिया इंडिया में बनी हुई मारुति को वहां लॉन्च किया है, जापान में। तो ये बड़ी फख्र की बात है। नहीं, काफी सारी चीजें हो रही। इवन हम देख रहे हैं कि जो एप्पल के जो आईफोन्स है वो अब इंडिया में असेंबलिंग उनकी हो रही है और यहाँ से एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं। तो हम इंपोर्ट बढ़े हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स में भी लगातार जो है बढ़त देखने को मिल रही है। तो जैसे जैसे हमारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में सुधार देखने को मिलेगा और एक्सपोर्ट्स लगातार गवर्नमेंट का बढ़ाने का प्रयास प्रयास है, तो हम जैसे जैसे ट्रेड डेफिसिट को जो है नेरो कर पाएंगे, तो निश्चित रूप से वो करेंसी को भी सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। जो भी पहली बार कुछ दिन पहले देखने में आया है कि एप्पल की बुक जो है, कंप्यूटर बुक है, वो 1 लाख रुपए से कम प्राइस पे आ गई है। वो बिल्कुल, पहले तो 2 लाख वो में डोमेस्टिक बिका करती थी। मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा एडवांटेज उसमें देखने को मिल रहा है। और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि जो पहले बड़ी इंपोर्ट ड्यूटीज जो लगा करती थी वो धीरे धीरे अब कम होती हुई नजर आ रही है। तो डॉलर और रुपये का कुछ भयंकर, रुपये स्ट्रांग होने वाला है, आपको ऐसा लगता है? रुपी में अब मेरा मानना है कि यहाँ पे गिरावट कहीं ना कहीं रुकती हुई नजर आएगी। और आगे यहाँ पे अगर फेड रेट के कट की शुरुआत सितंबर से हो जाती है और इस वर्ष के आखिर तक अगर 100 बेसिस पॉइंट तक का अगर यहाँ पे डायरेक्शन मिलता हुआ नजर आता है चेयरमैन साहब की तरफ से, तो निश्चित रूप से रुपी में यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन गिरावट अब यहाँ पे रुपी की जो है आने वाले समय में थमती हुई नजर आएगी।
जरा आंकड़े के हिसाब से आपको कुछ याद होगा कि पहले साल में कितने गिरा था रुपया और अभी कितना रुपया गिरा है? पिछले अगर हम 3-4 साल का देखें तो ओवरऑल जो गिरावट रही है रुपी में वो लगभग 4 से 5% की रही है। और काफी स्टेबल जो है परफॉर्मेंस रुपी की रही है डॉलर के सामने। तो अभी पिछले 4-5 सालों में बड़ी गिरावट रुपी में देखने को नहीं मिली है। और एक हम कह सकते हैं कि काफी स्टेबिलिटी जो है वो डॉलर के सामने यहाँ पे देखने को मिली। अभी गोल्ड पे जो लगाया है इन्होंने, ड्यूटी लगाया है, तो उससे अपने को रुपया हमारा मजबूत होगा? नहीं, उसकी वजह से रुपी में एडवर्स इफेक्ट रहेगा। ड्यूटी इन्होंने गोल्ड और सिल्वर के ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी वो लगभग 15% थी, तो उसको घटा करके अब यहाँ पे 6% की है। तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो गोल्ड के इम्पोर्ट्स है वो लगातार बढ़े हैं। और पिछले 1 महीने में ही हम देख रहे हैं कि लगभग 100 मेट्रिक टन का इम्पोर्ट जो है सोने का हुआ है। तो सोने का इम्पोर्ट अगर बढ़ता है तो वो रुपी के ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट डालेगा। मतलब ज्यादा इम्पोर्ट होने से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। पर कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर इम्पोर्ट्स बढ़ेंगे तो उसके सामने कहीं ना कहीं हमारी जो ज्वेलरी के जो एक्सपोर्ट्स है वो भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो वहां पे एक्सपोर्ट में फिर एक बार सुधार देखने को मिल सकता है। क्योंकि हायर इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से हमारे जो ज्वेलरी के एक्सपोर्ट्स है वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पिटिटिव नहीं थे, तो अब वो कम्पिटिटिव होते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पे ज्वेलरी का एक्सपोर्ट है उसमें भी सुधार जो है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि रुपया कोई कमोडिटी को खाने की चीज़ तो है नहीं। इससे अपने रिजर्व ज़्यादा मजबूत होते हैं, जो हमारे फाइनेंशियल रिजर्व हैं। उसमें जितना सोना आएगा तो कहीं ना कहीं तो काउंटिंग होगी उसकी, क्योंकि देश में आ रहा है, देश से जा नहीं रहा है। तो नहीं, हमने जो कोई हम गोल्ड जो ध्यान तो नहीं इंपोर्ट होगा कर भाई रहे हैं अब। वो रिजर्व्स के लिए नहीं कर रहे हैं। गोल्ड जो इंपोर्ट हो रहा है वो रिजर्व्स के लिए नहीं हो रहा है। भारत सरकार जो खरीदती है वो अलग से खरीदती है। यह जो इंपोर्ट हो रहा है ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए इंपोर्ट होता है। भारत सरकार का जो रिजर्व्स है वो सेपरेट है। तो ये जो इंपोर्ट हो रहे हैं ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हो रहे हैं। तो अगर ये इंपोर्ट लगातार बढ़ता है और एक्सपोर्ट नहीं बढ़ता है तो फिर रुपी के लिए एक हम कह सकते हैं कि जो है निराशाजनक जो है प्रदर्शन रुपी का रह सकता है। लेकिन हमारा ये मानना है कि जिस तरह से ड्यूटी में कट हुआ है तो उसकी वजह से यहाँ पे जो एक्सपोर्ट से ज्वेलरी के वो सुधरते हुए नजर आएंगे। तो वो कहीं ना कहीं रुपी को जो है उस रूप में भी सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जो एक्सपोर्ट्स के नंबर है इंपोर्ट के सामने अगर वो बढ़ते हैं तो उससे फिर ज्यादा प्रेशर रुपी पे नहीं बनेगा। क्योंकि दो चीज़ें, एक तो वैल्यू एडिशन होकर बाहर जाएगा, और नहीं तो यहाँ यूज़ होगा। यहाँ यूज़ होगा तो कंट्री में ही पड़ा है। दैट नहीं, कैन बी पड़ा है लेकिन वो सप्लाइड सरकार अगेन। के पास नहीं है। तो वो जो इंपोर्ट हुआ है उसका एडवर्स इफेक्ट रुपी के ऊपर रहता है। क्योंकि वो रिजर्व्स में नहीं गिना जाता है। वो पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो भारत सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी नहीं है पर अकाउंटेबल तो है। अकाउंटेबल नहीं है वो, क्योंकि वो रिजर्व्स में नहीं गिना जाता है भारत सरकार के। रुपी को वही चीज सपोर्ट करेगी जो गवर्नमेंट की होल्डिंग में है। तो उसका फायदा नहीं जो मिलेगा। अनऑफिशियल गोल्ड रिजर्व्स रहते हैं वो करेंसी को सपोर्ट नहीं करते। तो रुपए को कोई सपोर्ट नहीं मिलती है इस एक्शन से। नहीं, नहीं। रिया जी। जी। मनोज जी, आपने आज करेंसीज के बारे में जानकारी दी हमारे दर्शकों को, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू। थैंक यू सर, नमस्ते। ठीक है सर, नमस्कार।